आरबीआई डिजिटल पेमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है और उसके लिए ये जो प्रेस रिलीज है वो निकाला है। आज हम इस वीडियो में इसी को देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कब से ये लागू होंगे, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको लेकर के क्या यूजर्स या कस्टमर्स को फायदे होंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 25 सितंबर 2025 को आरबीआई ने इशू किया है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शन 2025 और इसको जारी करके आरबीआई ने कुछ सेट ऑफ रूल्स पैरामीटर सेट किए हैं जिससे अब जो ऑथेंटिकेशन होगा डिजिटल पेमेंट का उसमें बदलाव होने वाला है और ये हमारे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बहुत अच्छा करेगा, ऐसी उम्मीद है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आपके लाइक से मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो भी और लोगों तक पहुंचती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी की हाईलाइट क्या है न्यू फ्रेमवर्क की। तो देखिए, न्यू जो फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं बैंक के लिए और जितने भी ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर्स और सारे पेमेंट कंपनियां हैं उनके लिए, तुमको कहा कि अब आपको कम से कम, ध्यान रखिएगा टर्म एटलीस्ट पे, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर लेने पड़ेंगे ऑथेंटिकेशन के और उनमें से एक होना चाहिए डायनामिक, ताकि जो यूनिकनेस है पर ट्रांजेक्शन की वो बनी रहे। जैसे समझिए कि आप अगर पेमेंट करते हैं, आपने चाहे नेफ्ट कर लिया या फिर मान लीजिए आपने कार्ड पेमेंट करी है ना, तो होगा क्या कि आप कार्ड डिटेल अपनी यहाँ स्वैप करोगे, कार्ड या डिटेल वगैरह डालोगे, तो उसके बाद आपको एक क्या मिलता है, ओटीपी मिलता है। वो ओटीपी आप डालोगे तो वो पेमेंट आपकी अप्रूव होती है। तो ये हो गया आपका कि ठीक है, एक फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि अब आपको ऐसे 2 फैक्टर रखने होंगे और उनमें से एक ऐसा डायनामिक होना चाहिए। तो क्या आने वाले समय में ओटीपी बंद हो जाएंगे? नहीं। देखिए, इसको कैटेगराइज किया गया है ऑथेंटिकेशन फैक्टर को 3 टाइप से। जो पहला टाइप है वो कह रहे हैं कि समथिंग द यूजर नो, कि जो यूजर को पता हो, जैसे पासवर्ड, पिन, पैराफ्रेज। आप एटीएम में जाते हो या कार्ड में जाओगे तो आप उसमें पिन डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो पास फ्रेज वगैरह आप डालोगे, तो वो आपका मतलब एक आपका ऑथेंटिकेशन का ये फेज है जो आप जानते हो, वो आपको याद है, आपको बार बार बदलना है, नया नहीं डालना है। दूसरा जो ऑथेंटिकेशन का फेज है वो है समथिंग द यूजर हैज, कि जो यूजर के पास हो। जैसे इनकम्पासेस कार्ड होते हैं जिसमें कुछ कोड वगैरह लिखे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ बैंक में कि आप पासवर्ड डालोगे तो फिर लॉगिन के लिए ओटीपी नहीं, बल्कि कहेगा कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें ऐसा ABCD करके ऐसे ग्रिड बने रहेंगे, उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, तो आपसे कहेगा वो नंबर डालो। तो उससे समझ में आता है कि अच्छा, जो आपका अकाउंट है वो आपके पास है, कार्ड वगैरह है। या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टोकन्स हो गए, टोकन्स जनरेट करे जाएंगे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में, वो आपके पास रहेगा। आपने किसी पेन ड्राइव में ले रखा है, आप पासवर्ड डालोगे और उसका जो आप पेन ड्राइव लगाओगे तब जाकर के वो आपका जो लॉगिन होगा वो हो पाएगा, फिर जो ट्रांजेक्शन हो पाएगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर टोकन्स होते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में पास की के रूप में रहेंगे, कि आप डालोगे तो उसके बाद पास की आपसे कहेगा कि आप वेरीफाई करो अपने फोन से, ब्लूटूथ वगैरह से वेरीफाई करोगे तब जाता है। या फिर जो एसएमएस बेस्ड ओटीपीज हैं जो आपके पास आते हैं, है ना, कि आप डालोगे ओटीपी आएगा, फिर आप उसे इंटर करोगे। ये दूसरा फेज है। और तीसरा जो फेज है समथिंग द यूजर इज, मतलब जो यूजर खुद है। जैसे मान लीजिए दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं, लेकिन आपका जो बायोमेट्रिक है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, फेशियल हो गया, आइरिस स्कैन हो गया, वो आप ही हैं। आपका कोई ऐसा चुरा नहीं सकता है लेकर के, जनरल सेंस में, कि आपकी कोई उंगली काट के ले जाए तो अलग बात है, वैसे आपके पास ही रहेगा। तो ये आधार बेस्ड जो वेरिफिकेशन वो यूजर के ऊपर होता है कि यूजर है, इस बात की श्योरिटी होती है। तो ऐसे जो ऑथेंटिकेशन है वो 3 कैटेगरी में किया गया है और आरबीआई ने कहा है कि आगे से इस तरह जो ऑथेंटिकेशन होगा उसमें कम से कम ऐसे 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम, और अगर नीड लगे तो 3 फैक्टर भी चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एडिशनल जो इसमें हाइलाइट्स आती हैं क्या है कि इसमें मैंडेटरी जो 2FA है, मतलब सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, वो आपका केवल उस केस में जिसमें कार्ड प्रेजेंट यहाँ पे है उसको छोड़ दें, तो सब जगह आपको 2 फैक्टर आपको रखना पड़ेगा। कम से कम 2 ऐसे फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे एसएमएस ओटीपी से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी आपके पास कोई ना कोई एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। कई जगह पे आप इसे AFA पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। और इसमें कम से कम एक ऐसा होना चाहिए डायनामिक हो। डायनामिक का मतलब ये है कि वो सिंपल, जैसे आपका पिन है वो तो सिंपल है, वो आपका स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होगा। डायनामिक का मतलब जैसे एसएमएस ओटीपी हो गया या फिर जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टोकन्स हो गए, तो ये आपके क्या है, डायनेमिक है, हर ट्रांजेक्शन के साथ आपके बदलेंगे। तो वो कम से कम एक ऐसा फैक्टर डायनेमिक वाला होना ही चाहिए, जिससे जो इस तरह का रिडक्शन है, जो फ्रॉड होता है, उसमें कमी आ सके। और इसमें एक और पॉइंट ऐड किया गया कि अगर ये लगता है बैंक को, इशूअर का मतलब किससे है, बैंक, जो
कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, यूपीआई इशू कर रहा है, मतलब जो भी है, बैंक है नॉन बैंक है, जो भी इशूअर है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि अभी जो लॉगिन हुआ है यूजर वो किसी नए डिवाइस से हुआ है जिसमें आज तक वो लॉगिन नहीं हुआ था, किसी नई लोकेशन पे लॉगिन हुआ है जिस पे आज तक वो लॉगिन नहीं हुआ था, तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि इसमें यूजर की कुछ बिहेवियर में चेंज आया है या फिर उसने पासवर्ड डाला है 2-3 बार डाला है उसके बाद जो है वो सही हुआ है, तो ऐसे में उसको लगना चाहिए बैंक को कि वो ऐसा वहां पे डालेगा एल्गो, ताकि वो समझ सके कि अच्छा ये बिहेवियर में चेंज है, डिवाइस एट्रीब्यूट में चेंज है या फिर लोकेशन में चेंज है, तो वो उसको रिस्क बेस्ड चेक करेगा। ऐसे में वहां पर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा ताकि ये पता चल सके कि आपकी डिवाइस को किसी ने हैक तो नहीं किया, आपका अकाउंट किसी ने और जगह से तो एक्सेस नहीं किया, जिससे होगा क्या कि आपका जो अकाउंट है और जो आपका पैसा है, जो ट्रांजेक्शन है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये यहाँ पे रिस्क बेस्ड चेक भी अपनाया जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, एक एक्स्ट्रा होगा, वो किस पे होगा, रिस्क के आधार पे होगा, जब कुछ एबनॉर्मलिटी दिखेगी तब। आने वाले समय में आपको यहाँ पे ये जो यहाँ पे एडिशनल हाइलाइट्स हैं इसमें देखने को मिलेगा कि इस तरह के जो भी चेंजेस हैं आरबीआई ने कहा ये इंटरऑपरेबिलिटी और इनोवेशंस के साथ होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो एक्सिस बैंक ने अपने कुछ रूल या रेगुलेशन बना रखे हैं, अपने कुछ टोकन्स बना रखे हैं, लेकिन वो तभी लागू होंगे जब आप एक्सिस के ऐप से ही आप करो पेमेंट, या फिर एक्सिस के माध्यम से जो कार्ड है उसी पे पेमेंट करो, या फिर जहाँ पे एक्सिस गेटवे सपोर्ट कर रहा है वहीं पे हो पाएगा। तो ऐसे में वो काम नहीं करेगा, फिर तो यूजर को टेंशन होगी, मतलब हमको आपको दिक्कत होगी उसको यूज करने में। तो इसको इंटरऑपरेबल बनाया गया, मतलब कि ये जो कार्ड है, जो टोकन सिस्टम है, जो भी सिस्टम डेवलप किया जाएगा वो इंटरऑपरेबल हो, कि वो सिस्टम डिपेंडेंट नहीं हो कि आप अगर जा रहे हो पेमेंट कर रहे हो तो जो पीओएस मशीन है वो अगर आईसीआईसीआई बैंक की है तो आईसीआई वाला कार्ड पे चलेगा, बाकी पे नहीं चलेगा, ऐसा ना हो। उस पर सारे चलने चाहिए, सारे जो फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब चलने चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा और तभी वो बेहतर तरीके से अडॉप्ट भी हो पाएगा। इसमें एक और पॉइंट रखा गया है क्रॉस बॉर्डर प्रोविजंस के लिए, मतलब जैसे आप इंडिया से बैठ के कहीं बाहर कुछ सामान खरीद रहे हो और उसमें भी ऐसे जो सीएनपी ट्रांजेक्शन, सीएनपी का मतलब कार्ड नॉट प्रेजेंट, मतलब ये समझिए कि मान लीजिए आप कोई xbox.com पे जाकर के कोई गेम खरीद रहे हो, तो आप गेम अगर खरीदना चाह रहे हो तो ऐसे में वो पेमेंट कहीं बाहर की है, मान लीजिए यूएसए सिंगापुर कहीं की पेमेंट है, तो वो आपसे क्या मांगते हैं, आपसे मांगेंगे कार्ड डिटेल, तो आप वहां पे कार्ड डिटेल अपनी फिल करते हो, वैलिड कब तक है वो फिल करते हो, तो सीवीवी नंबर वगैरह फिल करते हो, तो उसमें आपने कार्ड की डिटेल फिल करी है, एक्चुअल कार्ड पे आप स्वैप नहीं कर रहे हो जाकर के, तो उसको कहा जाता है सीएनपी ट्रांजेक्शन। तो जो क्रॉस बॉर्डर के नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार एक रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रहे, वन टाइम आपने पेमेंट करी है, ऐसे जो भी ट्रांजेक्शंस हैं, तो इनमें लिखा हुआ है कि जो भी ओवरसीज के मर्चेंट हैं या कार्ड इशूअर्स हैं उनको भी ये सारे वैलिडेशन जो है इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे 1 अक्टूबर 2026 तक ये हो जाने चाहिए। और यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें जो भी बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वगैरह हैं कार्ड नेटवर्क पे, ये सब कुछ इसमें आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किसी को छूट मिली हुई है कि आपका नहीं हो पाएगा। और इसमें एक बहुत अच्छी बात तय करी गई है कि अभी तक होगा क्या कि मान लीजिए कि आपने एसएमएस किसी को बता दिया, ओटीपी बता दिया, फिर आपका किसी ने फोन हैक कर लिया और उससे आपका जो लॉस है वो मनी का हो गया, तो ऐसे में बैंक भी पल्ला झाड़ लेते हैं, हम क्या करें आपने किया है। तो ऐसे में अब इश्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी जा रही है कि अब अगर कस्टमर का फॉल्ट नहीं है लेकिन ये आपके वजह से हुआ है कुछ, कि आपका जो डिटेक्शन मैकेनिज्म है वो इतना कमजोर है कि एक जब दूसरी जगह से लॉगिन हो गया और आप पहचान नहीं पाए, या कुछ भी ऐसा है कि आप सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन सही से प्रोवाइड नहीं कर पाए जिसकी वजह से कस्टमर को जो नुकसान हुआ है, तो उसको अब जो भी इश्यूअर होगा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा कस्टमर को फुली, मतलब उसको पूरी तरीके से जो है कंपनसेट करना पड़ेगा। किसी का 1 लाख का नुकसान तो आपको करना पड़ेगा 1 लाख का पूरा भुगतान कस्टमर को, आप उससे बच नहीं पाएंगे। ये इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है। हम बात करें कि इन चेंजेस की नीड क्यों है, तो आप सबको पता है नीड क्यों है, क्योंकि हमारे समय में इस समय जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे यूपीआई है, कार्ड पेमेंट है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, व्हाट्सएप बैंकिंग है, सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उतनी ही तेजी से जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हैं वो भी बढ़ रहे हैं। सिर्फ ओटीपी ही चाहिए किसी को आपका जो अकाउंट है एक्सेस करने के लिए, और ये देखा जाता है कि जहां पर बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है वहां पर सिम स्वैपिंग तक हो जाती है, मतलब आपका मोबाइल नंबर बंद करा करके उस मोबाइल नंबर को खुद इशू करा लेते हैं फर्जी कागज वगैरह बना करके, या फिर फिशिंग करके कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है बंद होने वाला है, आप इस पे लिंक पे क्लिक करो और ऐसा करके। तो ऐसे में जब ये फ्रॉड बढ़ रहे हैं तो जो जनता है फिर से वो वापस से पुराने ढर्रे पे वापस लौट आए, कैश में ट्रांजेक्शन हो, तो फिर वो फायदा नहीं होगा जमाने को देखते हुए। तो इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि केवल जो एसएमएस बेस्ड ओटीपी सर्विस है वही ना काम करे, बल्कि और भी जो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैं उनको लगाया जाए ताकि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं उनको कम किया जा सके।
अगर हम बात करें इसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, सबसे पहली बात तो जो प्रोटेक्शन है वो इनहेंस होगी, सिंपल सी बात है। और ये भी आपको पता है कि जब कोई नियम कानून आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते ही हैं, और कहीं ना कहीं से वो लूप होल्स निकाल करके उसका फायदा उठाया जाएगा जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके द्वारा। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में जो प्रोटेक्शन है वो इनहेंस रहेगी, क्योंकि सिर्फ SMS OTP बेस्ड ही सारा ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। फिर यूजर की कन्वीनियंस और सिक्योरिटी भी बढ़ेगी कि भाई इस तरह का ऑथेंटिकेशन हो, यूजर का भी थोड़ा कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इतना आसान नहीं होगा बैंक से पैसे निकालना या फिर फेक ट्रांजेक्शन्स वगैरह करना, और अगर कहीं और से लॉगिन हो रहा है, कुछ और ऐसा हो रहा है, तो इस तरह की जो सस्पिशियस एक्टिविटी है उसको भी फ्लैग किया जाएगा और फिर और एक जो ऑथेंटिकेशन है वो मांगा जाएगा। ये ग्लोबल अलाइनमेंट भी इसमें होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर के जो पेमेंट्स वगैरह को लेकर के हैं, CNP को लेकर के हैं, कि उन पे भी लागू होगा। तो जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स हैं उनके लिए भी इसको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो जो इंडियन यूजर्स हैं वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स से भी प्रोटेक्ट रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई रशिया में बैठ करके आपका अकाउंट हैक कर लिया, वहां पैसा ट्रांसफर कर लिया, आप जाओ वहां पे, है ना। तो ये सब नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या रहेगा कि इंडस्ट्री को तो अब फिर से अपना जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जो भी इसमें लिखे गए बातें हैं, मैंडेट्स हैं, उनको लागू करना पड़ेगा ताकि रेजिलियंस वो बढ़ा सकें। और सिंपल सी बात है, इसका फायदा इंडस्ट्री को भी मिलेगा, क्योंकि जब जनता का ट्रस्ट बढ़ेगा तो इंडस्ट्री को उसका फायदा जरूर मिलेगा। बात करें डेडलाइन और स्कोप की, तो इसकी जो डेडलाइन है वो रखी गई है 1 अप्रैल 2026 कि आपको 1 अप्रैल 2026 तक ये सारी चीजें करनी है। और अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो उसकी जो डेडलाइन है वो 1 अक्टूबर 2026 की रखी गई। तो दो ऐसी डेडलाइन है। और किसके ऊपर अप्लाई होता है? जितने भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्लूडिंग बैंक्स, नॉन बैंक एंटिटीज जो डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं, सब के ऊपर ये अप्लीकेबल है। और डोमेस्टिक के लिए ये डेडलाइन 1 अप्रैल की है, और जो बाकी हैं क्रॉस बॉर्डर उसके लिए डेडलाइन कितने की है? 1 अक्टूबर की है। तो ये थी पूरी न्यूज़। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।